हेलो गाइस, जीएसटीजी में आपका फिर से स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे जीएसटी के अंतर्गत नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, उसका क्या रोल होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, उसके ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या क्या कंपलसरी रिक्वायरमेंट, क्या क्या कंप्लाइंस उसे करने पड़ते हैं, इस सब का डिस्कस आज इस वीडियो में करेंगे। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति होता है जो ओकेशनली कभी कभी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, भारत के बाहर से, हमारे देश के बाहर से बिजनेस ट्रांजैक्शन इंडिया में करता है, परंतु उसका कोई इंडिया के अंदर कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या कोई निवास इंडिया में नहीं है। वो चाहे खुद ही एज ए प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन करता है या उसके एजेंट के रूप में कोई अन्य व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है। एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जो माल सप्लाई करता है, इंडिया में करना चाहता है, उसे कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, मैंडेटरी है उसके लिए। और इसके लिए उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट कोई नहीं लगाई गई है। अगर वो 10,000 रुपये का भी माल इंडिया में सप्लाई करना चाहेगा तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी मैंडेटरी अप्लाई करना होगा, लेना होगा। दूसरी बात, ऐसा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। उसे एज ए रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उसको जिस डेट से इंडिया में बिजनेस ट्रांजैक्शन अपना शुरू करना है उससे कम से कम 5 दिन पहले उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए वो अपना पासपोर्ट यूज़ कर सकता है, जो वैलिड पासपोर्ट हो, जो अभी इफेक्ट में हो, जो अभी एक्सपायर ना हुआ हो। उसके लिए उसे इंडिया के पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, केवल पासपोर्ट यूज़ द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसे अलाउड कर दिया जा सकता है। एक जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी के फॉर्म REG09 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। उसे नॉर्मल एप्लीकेशन उसके ऊपर लागू नहीं होती। REG09 नॉन टैक्सेबल पर्सन के लिए लागू होगा और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अपनी जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होगी उसे इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा और उसके साथ ही अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाएगा अपने वैलिड पासपोर्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि साइन और वेरीफाइड की जाएगी जीएसटी कॉमन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा। और रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आपको बताया, बिजनेस शुरू करने के कम से कम 5 दिन पहले उसे अप्लाई करना होगा। या तो वो जीएसटी कॉमन पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है या जीएसटी के जो कॉमन पोर्टल जो सुविधा केंद्र बने हुए हैं उनके थ्रू वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, जो कि जीएसटी कमिश्नर द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। और ऐसी दिशा में यदि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक बिजनेस एंटाइटी है, कोई बिजनेस यूनिट है और किसी अन्य देश में एस्टाब्लिश्ड है और वो इंडिया में ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो उसे जिस कंट्री में वो एट प्रेजेंट एस्टाब्लिश्ड है वहाँ का उसे बिजनेस आइडेंटिटी नंबर या यूनिक आईडी नंबर जो होगा वो उसे अपने रजिस्ट्रेशन में मेंशन करना होगा। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके बेस पर और उसके संग अपना पासपोर्ट लगाकर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है। ये ऐसी एप्लीकेशन उसके द्वारा वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन द्वारा साइन की जाएगी। या तो वो स्वयं कर सकता है या भारत में उसका कोई ऑथराइज सिग्नेचरी हो, जिसकी कि ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस का जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, पैन का वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब उसे ऐसा रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की परमिशन दी जा सकती है। इसके साथ ही उसे एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर दिया जाएगा कॉमन पोर्टल द्वारा, जिसको यूज़ करके वो इंडिया में गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, अपने ट्रांजैक्शन कर सकता है। और इसके लिए उसे
एडवांस में जीएसटी अमाउंट उसे लगभग एस्टिमेटेड उतना अमाउंट उसे जमा करना पड़ेगा जितना उसे उम्मीद है कि उसके द्वारा की जाने वाली ट्रांजैक्शन पर जितना टैक्स अराइज होगा अप्रॉक्सीमेटली उतनी उसे अमाउंट का टैक्स एडवांस डिपॉजिट जमा करना होगा, जो कि उसके जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा होने के बाद दिखेगा। उसके बाद ही उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन करने की जीएसटी पोर्टल द्वारा परमिशन दी जा सकेगी। ऐसा अमाउंट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होगा जमा होने के बाद। और टैक्सेबल सप्लाई वो तभी कर पाएगा जब ऐसा अमाउंट जमा होने के बाद उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो उसे जारी होगा वो उस पीरियड के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए वैलिड होगा जो उस ऐसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखे हुए हैं, या उसके रजिस्ट्रेशन की इफ़ेक्टिव डेट से 90 डेज़ तक, यानी इनमें से जो भी डेट पहले हो जाए तब तक के लिए उसका ऐसा जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रभावी रहेगा, इन इफ़ेक्ट रहेगा। और यदि वो चाहता है कि अपने रजिस्ट्रेशन ड्यूरेशन और अधिक बढ़ाना चाहता है और ज़्यादा अभी काम करना चाहता है, तो उसे फॉर्म जीएसटी RAG 11 में एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा वेरीफाई करके जीएसटी पोर्टल से या जीएस के सुविधा प्रोवाइडर जो कि जीएसटी कमिश्नर द्वारा नॉमिनेट किए हुए हैं, वहाँ पर जाकर उसे ये अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ड्यूरेशन एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देनी होगी। और जितना उस एक्सटेंडेड ड्यूरेशन में उसका ट्रांजैक्शन होगा, जितना उसको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगी, वो उसे फिर से अपने पोर्टल पर कैश में जमा कराना होगा, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद ही उसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन है वो दोबारा बढ़ेगा उसकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद। और जब उसका ये अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखने लगेगा तब उसे दोबारा और आगे फर्दर ट्रांजैक्शन करने की जीएसटी पोर्टल द्वारा परमिशन दी जाएगी। और ये जो दोबारा उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है, तो दोबारा एक्सटेंशन नेक्स्ट 90 दिन तक के लिए उसका अलाउड किया जा सकता है जीएसटी पोर्टल द्वारा। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में कुछ प्रावधान ये है कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कोई भी अपने द्वारा किए गए बिजनेस ट्रांजैक्शन पर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिवाय उस माल के जो उसने एज ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंपोर्ट की है इंडिया में, उस पर वो आईटीसी ले सकता है, लेकिन अदर गुड्स पर उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन पर, उसके द्वारा वसूले गए टैक्स पर जो उसका बायर है उसने जो उसको पेमेंट दिया है जीएसटी का, तो उसे आईटीसी का बेनिफिट ओबियसली मिलेगा ही मिलेगा। रेजिडेंट के इसमें रिटर्न का जो प्रोविज़न है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए, उसे GSTR 5 में अपनी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल या जीएस के सुविधा प्रोवाइडर जो सर्विस सेंटर है उनके थ्रू फाइल करनी होगी। और उसमें वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, एक्स्ट्रा जो भी अदर अमाउंट पेएबल है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत या रूल्स के अंतर्गत, वो उसे अपनी GSTR 5 में सबमिट करनी होगी। उसका कैलेंडर मंथ ख़त्म होने के विदिन 30 डेज़ या उसके रजिस्ट्रेशन पीरियड की जो वैलिडिटी के लास्ट डे है उससे 7 दिन के अंदर, जो भी दोनों में से ड्यूरेशन पहले हो जाए, इस ड्यूरेशन में उसे अपनी GSTR 5 में अपनी रिटर्न जमा करनी होगी। अच्छा, ट्रांजैक्शन करने के बाद यदि वो अपना बिजनेस समेट रहा है, बंद कर रहा है, इंडिया में अब काम नहीं करना चाहता, और उसने जो एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया है जीएसटी पोर्टल के साथ, वो यदि कुछ टैक्स यूटिलाइज होने से बच जाता है, तो ऐसा टैक्स का उसे रिफंड तभी दिया जा सकता है जब वो अपनी सारी रिटर्न्स 1 बाय 1
जितनी भी उस पर एप्लीकेबल है, जितनी ड्यू हो गई हैं, वो सब रिटर्न अपनी ऑनलाइन सबमिट कर दे। उन सब में शो की हुई लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, सेस, जो भी उसके ऊपर लायबिलिटी अराइज हुई है, उन सब का पेमेंट कर दे और उस ड्यूरेशन के अंदर कर दे जिस ड्यूरेशन के लिए उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया गया था। तो उसके द्वारा जो रिमेनिंग बचा हुआ अमाउंट है वो जीएसटी रिफंड के रूप में उसे वापस पेमेंट किया जा सकता है। तो ये था नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए जीएसटी एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न है। ऐसी ही शानदार क्रिटिकल जीएसटी की जानकारी और इनकम टैक्स की जानकारी और अपडेट्स के लिए, केस लॉ के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीएसटी। थैंक यू।